कॉल बेल बजते ही दरवाजा खुद ही खोला था। घरेलू सहायिका फूलों में पानी दे रही थी। उसने देखा दरवाजे पर एक लड़का खड़ा है फूल लेकर। वो लड़के को घर के अंदर नहीं बुलाना चाहती थी, किसी पेशेंट को घर पर नहीं आने देती थी। वह तब तक दरवाजे पर खड़ा रहा जब तक उसने उसे अंदर आने का रास्ता नहीं दिया। हाँ, ये लड़का उसके लिए जटिल केस की तरह था। कुछ ही दिन पहले इस केस को निपटाया था। उसके पास विचित्र केसेस आते हैं, यह ज़रा अलग सा था। उसके लिए आउट ऑफ द वे जाकर काम करना पड़ा था। अगर नहीं करती तो ये केस सुलझता नहीं। लड़का सामने बैठा प्रशस्ति गान करता रहा और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट शोभना वाजपेयी अपने ख्यालों में गुम हो गई। शोभना के पास विचित्र विचित्र मामले आते हैं जिन्हें सुलझाते हुए उसे अनेक प्रकार के अनुभव होते हैं। ये केस ज़रा अलग सा था। वो रांची का लड़का था, अपने जातीय अभिमान से भरा हुआ। जाति पैसे का दंभ उसके रौब में टपकता था। उसने शोभना का भी चयन इसीलिए किया होगा, वाजपेयी देखकर। इस झारखंड के लड़के के केस ने उसे उलझा कर रख दिया था। इसे सुलझाने में लंबा वक्त लगा था। उसके घर वाले परेशान थे, हर तरह से समझा बुझाकर हार गए। वह बीमार पड़ गया। अच्छी खासी इंजीनियरिंग की नौकरी से छुट्टी लेकर घर बैठ गया। दूसरे नंबर का छोटा बेटा इस लड़के पर कोई दवा कोई समझाइश काम ही नहीं कर रही थी। लड़का यानी विशाल चौहान, ऐसा युवा जो करियर से मायूस हो चुका था। प्रेम में विफल होने के बाद उसका दिल टूट चुका था। वो बिखरने लगा था, लगातार अवसाद में डूबता चला जा रहा था। खाना पीना छूट रहा था, लगातार वजन गिर रहा था। किसी को बीमारी समझ नहीं आ रही थी। डॉक्टर से लेकर झाड़ फूंक तक करा लिया, सब व्यर्थ। किसी ने सलाह दी कि मनोचिकित्सक के पास ले जाएं। विशाल तैयार न हुआ। जैसा कि आम भारतीय मध्य वर्गीय लोगों को लगता है कि मनोचिकित्सक के पास पागल लोग ही जाते हैं इलाज के लिए। लड़के को भी यही लगता था। घर वाले कहते तो उन पर चिल्ला पड़ता, मैं कोई पागल हूँ क्या? आप लोग मुझे पागल ही समझते हैं। अकेला छोड़ दीजिए मुझे, मैं संभाल लूंगा खुद को। ज़्यादा तंग करेंगे तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। घर वाले डर गए थे। जवान लड़का है, क्या पता कुछ कर ले। उस पर हमेशा नज़र रखने लगे कि कोई कांड न कर बैठे। पूरे घर में तनाव पसर गया था। विशाल का दिल्ली निवासी बड़ा भाई किसी तरह उसे समझा बुझाकर काउंसलर के पास ले जाने को तैयार किया। शोभना कई दिन तक उस लड़के को डेट देकर बुलाती रही। उसे सुनती समझती, वो धीरे धीरे खुलता। शोभना जटिल से जटिल केस अधिकतम 3 सिटिंग में निपटा देती। ये केस जटिल था क्योंकि लड़के का मामला खुलकर सामने आ गया था, मगर उसके मन के भीतरी तहों में क्या चल रहा है वह खोलने को तैयार न था। कहीं कुछ था जिसे वह छुपा रहा था। उसे खोलना चाहती थी शोभना। मामला वही प्रेम का था, एक असफल प्रेम, एक धोखेबाज प्रेमिका और एक चोट खाया हुआ दिशाहारा प्रेमी। कई बार लगता है कि पुरुष ईगो को चोट लगी है। ज्यादातर पुरुष स्त्रियों द्वारा ठुकराए जाने पर खूंखार हो जाते हैं। वे प्रेमिकाओं पर हमला बोल देते हैं, उसे नुकसान पहुंचाते हैं। गाली गलौज मारपीट कुछ भी संभव है। मध्य वर्गीय प्रेमियों में संबंधों का खात्मा हिंसा से ही होता है। यहाँ ब्रेकअप आसानी से नहीं होते। एक न एक पक्ष हिंसक जरूर हो उठता है। अधिक सेंसिटिव पुरुष या स्त्री अवसाद में चले जाते हैं। उन्हें प्रेम नाम से नफरत हो जाती है। विशाल उसी पुरुषवादी अहंकार का शिकार लग रहा था, जिसे इस बात से गहरी चोट पहुंची है कि उसे प्रेमिका ने ठुकरा दिया। ये बात उसकी शान के खिलाफ जा रही थी। शोभना ने चौथी सीटिंग में जो जाना समझा उससे वो चौंक गई। उसके सारे सिद्धांत, सारी सोच, सारे निष्कर्ष धराशायी हो गए। 3 सीटिंग तक तो विशाल ने अपनी प्रेमिका के बारे में इतना ही बताया था कि लड़की ज़्यादा आधुनिक सोच की है, उससे ज़्यादा पढ़े लिखे परिवार की है, आवारापन उसके मिजाज में है, वह किसी एक से बंधकर नहीं रहना चाहती।
ज़्यादा ही उदार और खुली हुई है। वह बराबरी का संबंध चाहती थी। वह सारी शर्तें मानने को तैयार था। विशाल बहुत उदार और खुले प्रेम का खुद आकांक्षी न होते हुए भी हामी जरूर था। वह एक पढ़ी लिखी अति आधुनिक लड़की से प्रेम में था, जो कतई सिर झुकाकर कोई आज्ञा नहीं मानेगी, जो बराबरी चाहेगी। अब तक जिन पारंपरिक स्त्रियों के साथ जीवन गुजरा था, उन सबसे भिन्न होगी उसकी प्रेमिका और बीवी। इसके लिए वह खुद को काफी हद तक बदल चुका था। वह एक उदार प्रेमी के रूप में उसके जीवन में प्रवेश कर गया था। उसे दिक्कतें तो बहुत हुई, अपनी हर बात थोपने की, मनवाने की, एकल फैसला लेने की आदत जो थी। यहाँ प्रेमिका वैसी नहीं थी कि गाती रहे, मैं सिर झुकाए खड़ी हूँ प्रियतम। यहाँ तो लौ भभक रही थी। तेजस्वी लड़की प्रेम में हो तो मशाल की तरह दिपदिपाती है। जब तक लड़की उसके जीवन में रही, वह उसकी रोशनी से दमकता रहा। उसे देखकर ही उसका सांवला चेहरा चमक उठता था। वह खुश था अपनी तेजस्वी प्रेमिका से, जो किसी के साथ हर मुद्दे पर बहस कर लेती थी, बेखौफ थी। भरी भीड़ में प्रेमी की उंगली पकड़कर चल देती थी। फेसबुक, इंस्टाग्राम पर रोमांटिक फोटोज डाल देती थी, मानो उसे किसी की परवाह ना हो। विशाल जरूर अपने घर वालों से हिचकता था कि कहीं उनकी नज़र पड़ी तो घर में तूफान न खड़ा हो जाए या कोई सदस्य रोड़े न अटका दे। प्रेम ने उसे रोमांटिक बनाया था, भविष्य के प्रति आश्वस्त भी किया था, मगर उतना साहस नहीं दिया जितना उस लड़की में था। विशाल ने जब ये सारी बातें शोभना के सामने उगल दी, तब चित्त शांत हुआ। सवलाया चेहरा गुलाबी होने लगा था। उस दिन बाल ठीक से संवरे हुए थे, दाढ़ी भी बनाई थी। पहले से ठीक लग रहा था विशाल, जैसे उसके भीतर उम्मीद जगी हो कोई। शोभना ने उसे चौथी बैठक में थोड़ा और खोला। विशाल बातें करते हुए हिचकता था, जैसे कोई और बात भी थी जिससे ओठों तक आने से वो रोक लेता था। तुम्हें उसका सब कुछ पसंद था, तब उस लड़की ने तुम्हें क्यों छोड़ा? कोई झगड़ा हुआ, कहा सुनी, मारपीट, तुम्हें कोई वजह बताई उसने? शोभना के सवाल से वो थोड़ा सहज हुआ। जवाब देने के बजाय उसने इंस्टा पर कुछ दिखाया। ये देखिए, उसे संबंध टूटने का कोई फर्क नहीं पड़ा। वो पूरी मस्ती में है, खुलकर जीवन जी रही है। मैं यहाँ उसके बिना घुट घुट कर मर रहा हूँ। उसे कोई चिंता ही नहीं। उसने मुड़कर नहीं देखा। इंस्टा पर जो तस्वीरें थीं, उनमें वह लड़की पार्टी कर रही थी, कहीं डांस, कहीं दोस्तों के गले से लगे हुए। विशाल, हुआ क्या था? सच मत छिपाओ। तुम्हें कौन सी बात परेशान कर रही है? वो तस्वीर देखकर बरस पड़ा। इसने अपनी जाति दिखा दी। रहेगी साली वही जुग्गी वाली। इनकी जाति का चरित्र ही ऐसा है, किसी के सगे नहीं। नीच तो नीच नीच ही हरकत करेगा ना। शोभना ने हैरानी से विशाल को देखा। थोड़ी देर पहले जो अपनी प्रेमिका के बारे में बताते हुए गुलाबी हुआ जा रहा था, आंखें चमक रही थीं, वही लड़का इस समय उसे जाति की गाली दे रहा है। विशाल, तुम उसे जाति की गाली क्यों दे रहे हो? शोभना को बहुत हैरानी हुई। जातिगत गाली सुनकर उसे ठेस पहुंची। वह जिस घर, परिवार और समाज में रहती आई है, वहाँ जाति की चर्चा तक नहीं होती। अपने हाउस हेल्पर तक की जाति वो पता नहीं करती, न घर में किसी को करने देती है। उसके काम से मतलब रखती है। उसने कभी किसी क्लाइंट की जाति के बारे में बात तक नहीं की, न पता करने की कोशिश की, न कभी जाति को लेकर कोई केस आया। वह रिलेशनशिप काउंसलर है। ज़्यादातर टूटे हुए रिश्ते ही आते हैं जो संबंध रखना चाहते हैं। यहाँ विफल प्रेम के कारण गहरे अवसाद में डूबा एक युवा जाति को गाली दे रहा है। कितनी जातीय हिंसा भरी है इसके भीतर। वह इस सिरे को पकड़कर समाधान के सूत्र तलाश सकती है। शोभना ने विशाल को कड़ी निगाह से घूर कर देखा, मानो डांट देगी। वो जाटव, हम राजपूत की औलाद हैं। हमारा खून खौलता है। हम किसी को आसानी से माफ नहीं करते मैम। हमने बहुत समझौते किए थे इसकी खातिर। सारी जातियां सही, ये सोचकर कि पत्नी बनकर जिम्मेदारी समझ में आ जाएगी। बहुत प्यार करता था इससे, जाति तक की परवाह नहीं की थी हमने। घर वालों से भी छुपाया था,
बाद में पता चलता तो देखा जाता। जाति छुपाने के लिए लड़की तैयार थी? शोभना को फिर हैरानी हुई। पहले तो नहीं, बाद में मेरे आग्रह पर मान गई थी। मैंने मना लिया था। विशाल चुप हो गया। उसके चेहरे पर क्रोध की छाया थी। समझ गई कि एक राजपूत लड़का एक पढ़ी लिखी प्रखर जाटव लड़की से दीवानों की तरह प्रेम करता था। उसे अपने नियंत्रण में रखना चाहता था। वह प्रेम में असफल नहीं हुआ था, वह प्रेम और विवाह के मिशन में विफल हुआ था। और उसकी तकलीफ का कारण प्रेम की विफलता नहीं, कुछ और है। उस और को पकड़ लिया था शोभना ने। इसे इलाज मिल गया था, लेकिन दवा उसके पास नहीं थी। दवा उस लड़की के पास थी। उससे बात करना जरूरी था, लेकिन ये काम उसके दायरे से बाहर था। वो विशाल की काउंसलर थी, लड़की की नहीं। लड़की से कैसे बात करे? उसका दिमाग घूमने लगा था। विशाल को उसने 5वीं और अंतिम बैठक का वादा करके उसके भाई के साथ घर भेज दिया था। उसे किसी तरह इस केस को 5वीं बैठक में निपटा देना था। विशाल ने सब कुछ बताया, मगर ये नहीं बताया कि उसकी प्रेमिका क्यों छोड़ गई। वह अनुमान के आधार पर कारण बताता रहा, जबकि शोभना कुछ कुछ समझ सकती थी। उसे 5वीं बैठक से पहले कुछ काम अंजाम देना था। वह अपने मिशन में लग गई थी। उसे इसमें उनके प्रेम की तरह विफल नहीं होना था। और वह दिन आया जब विशाल उसके सामने उत्सुक होकर बैठा था। भीतर से कुछ कुछ हल्का महसूस कर रहा था, मगर पूरी तरह अवसाद से बाहर नहीं आया था। शोभना ने विशाल से उसका मोबाइल मांगा। उसने भोले बच्चे की तरह चुपचाप मोबाइल आगे बढ़ा दिया। क्या तुम अपनी पूर्व प्रेमिका से बात करना चाहोगे? क्या? वह जोर से उछल गया। वो मुझसे बात करेगी? उसने नंबर तक बदल लिया। आप कैसे जानती हैं उसे? कहाँ है वो? अरे रे रे, इतने सारे सवाल एक साथ। अरे थमो थमो, आस्ते आस्ते। अगर मैं तुम्हारी बात करा दूं तो तुम उससे क्या कहना चाहोगे? कुछ पूछना चाहोगे या फिर से रिश्ते की बात? क्या मुझे बता सकते हो? शोभना ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। उन आंखों में कई भाव तैर रहे थे, जिन्हें वो आसानी से पहचान सकती थी। उन आंखों में तैरती हुई हिंसा को डिकोड कर सकती थी। वे आंखें प्रेम में लाल नहीं होती थीं, वहां आग जल रही थी, प्रतिहिंसा की आग। शोभना जानती थी कि यह आग बुझेगी तभी यह रोगी ठीक होगा, इसका अवसाद तभी खत्म होगा। कभी कभी दवा ढूंढने 7 समंदर पार भी जाना पड़ सकता है। उसे पहली बार एहसास हुआ था। वह कामयाब हुई थी अपने अभियान में। उस लड़की ने अपने पूर्व प्रेमी से बात करना स्वीकार कर लिया था। उस लड़की यानी रेखा राज ने उसे जो बताया वो विशाल छुपा गया था। रेखा ने स्वीकार किया था कि विशाल उसे दीवानों की तरह प्रेम करता था, मगर उसकी शादी की कुछ शर्तें थी, जैसे नौकरी न करे रेखा, करे भी तो एक ही शहर में करे। फिर भी जिद करके रेखा मुंबई चली गई नौकरी करने। विशाल झारखंड के सिंदरी शहर में ही छूट गया। रेखा अपने सपनों के साथ समझौता करने को तैयार न थी। उसने लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की बात की। विशाल ने ठुकरा दिया। बस दोनों में खूब लड़ाइयाँ होने लगी। विशाल उस पर शक करने लगा। इंस्टाग्राम पर उसकी ग्लैमरस तस्वीरें देखकर उसे लगता रेखा उसके बिना भी बहुत खुश है, मस्ती कर रही है। खूब लड़ाइयाँ होने लगी। विशाल उस पर शक करने लगा। इंस्टाग्राम पर उसकी ग्लैमरस तस्वीरें देखकर उसे लगता रेखा उसके बिना भी बहुत खुश है, मस्ती कर रही है। उसे जरा भी गम नहीं है, जबकि विशाल उसके गम में घुला जा रहा है। रेखा ने शोभना से कबूला कि उसके प्रेम में दीवानगी न थी, प्रेम था। साथ भी चाहती थी, लेकिन पॉजेसिव पति नहीं चाहती थी। उसे रोक टोक नहीं पसंद। वह शादी के बाद और आज़ादी चाहती थी, दूसरी गुलामी नहीं। उसे ऐसा पति नहीं चाहिए था जो उस पर नज़र रखे, अंकुश लगाए। वह पूछ पूछ कर कोई काम नहीं करना चाहती थी। उसे अपने लिए वो तमाम आज़ादी चाहिए थी जो विशाल को थी। किसी सामान की तरह वह विशाल के घर में पड़ी नहीं रहना चाहती थी। उसने अब तक ऐसी ही स्त्रियां देखी थीं, पढ़ लिख कर भात पकाती हुई, बच्चे पैदा करती हुई और उनमें खपती हुई स्त्रियां।
शोभना ने उसे टोका, यह कोई बुरा काम तो नहीं? करें ना स्त्रियां, यही तो करती आ रही हैं। जिसमें वे खुश हैं वो करें। ये उनका चयन होना चाहिए। उन पर जो थोपा जाता है मैं उसके खिलाफ हूँ। मैं हूँ ही नहीं उस मानसिकता की। शोभना ने आगे रेखा के सामने अपना मन खोल दिया था। शोभना को वो बहुत स्पष्टवादी लगी थी। एक ऐसी लड़की जो जीवन और करियर को लेकर बहुत स्पष्ट थी। रिश्तों को लेकर कोई उलझाव नहीं। विशाल शादी से पहले ही कुछ ज्यादा ही अंकुश लगाने लगा था। तो फिर रेखा ने एक दिन झोंक में बोल ही दिया, इट्स ओवर नाउ। विशाल को उम्मीद न थी, वह अवसाद में डूब गया। दोनों काफी समय से रिलेशनशिप में थे। रेखा ने उसका फोन उठाना भी बंद कर दिया था। रेखा ने फोन नंबर बदले, शहर बदले और अपने काम में व्यस्त हो गई। एक रिश्ता जो बोझ बन गया था उसे उतारकर झटके से ही फेंका जा सकता था। उसने फेंका और अब पलट कर उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहती थी। सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, हम मिलकर बात करते हैं, मुझे माफ कर दो, इसी तरह की कुछ बातें। रेखा ने साफ मना कर दिया। लेकिन जब आहिस्ता से शोभना ने रेखा को कुछ कहा, सुनकर थोड़ी देर वह चुप रही, मानो उसके आग्रह को मानने के लिए खुद को तैयार करने में उसे मुश्किल हो रही हो। थोड़ी देर आनाकानी करने के बाद शोभना के आग्रह पर वह तैयार हो गई। शोभना के अनुसार यही उसका इलाजे गम है। वह मदद मांग रही है। आखिर उसका एक्स प्रेमी उसी की वजह से इस हालत में पहुंच गया है। कुछ उसका भी फर्ज बनता है। शोभना की विशाल के साथ यह आखिरी और 5वीं बैठक थी। 5 दिन और 8.5 घंटे चले सेशन के बाद शोभना एक नतीजे पर पहुंची थी जिसका खुलासा वो अभी नहीं करना चाहती थी। अपने अनुमान को घटित होने देना चाहती थी। वह विशाल की पीड़ा भी समझ गई थी और उसका इलाज भी। जो दर्द देता है दवा उसी के पास होती है। शोभना ने विशाल का मोबाइल वापस कर दिया। अपने मोबाइल से रेखा को व्हाट्सएप कॉल किया। मुझे ऐसे रिश्ते नहीं तोड़ना चाहिए था। हम मिलकर बात करते हैं, सब ठीक हो सकता है। विशु, हम मिलते हैं जल्दी, इंडिया आती हूँ, लव यू। ये सब कुछ स्क्रिप्टेड था। शोभना को विशाल की प्रतिक्रिया का इंतजार था। रेखा की आवाज़ सुनकर क्या करेगा? जिसके प्रेम में मजनू बना बैठा है वो वापस आने की बात कर रही है। किस तरह लेगा इसे? विश्वास करेगा या नहीं? शोभना का तजुर्बा कुछ और कह रहा था। वह इससे अलग हटकर सोच रही थी और वो घटित होता है तो वही इलाज है। उसी के इंतजार में ये सब कुछ प्लान किया गया था। संभव था उसके उलट भी हो। शोभना आशंकाओं में डूबने लगी थी कि विशाल के चीखने की आवाज आई, सोलकन औरत, तू समझती क्या है अपने आप को? तेरी औकात है हमारे घर में आने की? हमने जरा सा प्रेम क्या कर दिया, औकात बढ़ गई तेरी? अपने पुरखों से पूछ लेना, हमने तेरी जाति की औरतों को जिना किया है। ठीक कहता था मेरा भाई कि ऐसी जाति की लड़कियां सिर्फ भोगने के लिए होती हैं, घर की रानी बनाने के लिए नहीं। तू क्या है, रूप की रानी? तेरी जैसी और नहीं मिलेंगी। सैकड़ों घूमती है मेरे आगे पीछे। दफा हो जा मेरी जिंदगी से। तू क्या मुझे ठुकराएगी? मैं ठुकराता हूँ तुझे। आई सेड नो, गो टू हेल, इट्स ओवर नाउ। उसने फोन काट दिया। वो हाँफने लगा था। चेहरे पर जो मुर्दनी छाई हुई थी वो अचानक गायब होने लगी। चेहरे की शिराओं में जैसे रक्त उतरने लगा था। सिर उठकर तन गया। उसके चेहरे पर विजेता का भाव उभर आया था। बड़ा भाई यह सब देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। फोन पर रेखा थी। विशाल ने जिस तेजी से मोबाइल झपटकर अपने हाथों में लिया वो त्वरा देखने लायक थी। स्पीकर ऑन था। उधर से रेखा प्रेम में डूबकर माफी मांग रही थी। भीतर भीतर खौलने के बावजूद शोभना ने खुद पर काबू रखा और अपनी रहस्यमयी मुस्कान बमुश्किल रोकी थी। इसके बाद कोई कुछ न बोला। विशाल को उसका भाई संभाल कर ले गया। शोभना ने अपना केबिन जोर से बंद किया ताकि उसकी आवाज़ दोनों भाइयों को सुनाई दे। उन दोनों से वो फिर नहीं मिलना चाहती थी। फ़ोन कटने के बाद रेखा ने पलटकर शोभना को फ़ोन नहीं किया था और रेखा की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसे फ़ोन करे।
कई दिनों तक शोभना का मूड उखड़ा रहा। अचानक सुबह सुबह वही लड़का विशाल, उसका पूर्व पेशेंट, सामने आ खड़ा हुआ। शोभना कुछ पूछती उससे पहले ही वह उससे लिपट गया। मैं सुकून से हूँ मैम, मैं ठीक हो गया हूँ। चुपचाप उसके चेहरे के भाव देखती रही। आपने उस दिन बात न कराई होती तो मैं कभी अवसाद से बाहर नहीं आता। विशाल, महाभारत का एक श्लोक है जिसका अर्थ है, एक क्षण के लिए धधक जाना अधिक अच्छा है जीवन भर धुंधुआते रहने से। इसीलिए मैंने तुम्हारी बात करवाई थी कि तुम अपने गिले शिकवे दूर कर लो। लेकिन शोभना थोड़ी देर के लिए चुप हुई। जानते हो तुम्हारा रोग क्या था? तो सुनो। तुम प्रेम करते थे उससे, लेकिन तुमसे बात करने के बाद मुझे यही समझ में आया कि तुम प्रेमी से ज़्यादा एक सवर्ण लड़का बन रहे थे उसके जीवन में। उसने तुम्हें मना किया, उसने छोड़ा। तुम्हें यही बात दिक्कत दे रही थी। तुम अगर उसे मना करते, उसे छोड़ते, तो तुम्हें ये दिक्कतें नहीं होती। कहीं ना कहीं तुम्हारे भीतर दोहरा दम्भ, एक पुरुषोचित, दूसरा जातीय दम्भ भरा हुआ था। उस दिन जो कुछ तुमने कहा, तुम्हारी रगों में जमी हुई घृणा खुलकर सामने आ गई। तुमने एक दलित लड़की से बदला ले लिया अपने अपमान का। तुम्हें चोट लगी थी कि एक दलित लड़की तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकती है। छोड़ने का हक तो सिर्फ तुम्हारे पास है। खैर, लेकिन अब हिसाब बराबर हो गया। यही चाहते थे ना तुम? यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें मैंने नहीं, रेखा ने ठीक किया है। विशाल चुप रहा। तुमको मालूम था ना, वो लड़की पत्नी नहीं बन सकती थी। उसे शादी नहीं करना था, उसे बाहर जाना था करियर बनाने। तुमने उसे अपने क्लोज किया। वो तो शुरू से स्पष्ट थी, जैसा कि तुम्हारी बातों से लगा। पहले तुम्हें अगर नो कहने का मौका मिलता तो तुम्हें इतनी तकलीफ ना होती। विशाल हक्का बक्का शोभना का मुंह देखने लगा। वो तो फूल लेकर मैम का धन्यवाद करने आया था। यहाँ तो माहौल ही अलग है। शोभना ने दरवाजे की तरफ आंखों ही आंखों में इशारा करके कहा, तुम्हें लगता है तुम ठीक हो गए हो? नहीं, तुम बीमार हो। तुम कभी ठीक नहीं हो सकते। तुम जैसी सोच वाले लोग कभी नहीं। तुम लोगों ने पूरे समाज को बीमार बना दिया है। फूल लेकर निकल जाओ यहाँ से। विशाल ने सिर झुका लिया। लज्जित होता हुआ चुपचाप बाहर निकला। पीछे से कानों में आवाज आई। मैंने समझा कि रेखा मेरे कहने पर सारे संवाद बोल रही है। मुझे क्या पता कि वो पागल तुम्हारी दशा पर तरस खाकर, गिल्ट में आकर सचमुच वापसी के बारे में सोचने लगी थी। तुमने उस दिन प्रेम के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। प्रेम मौके देता है, अपमान नहीं सहता। विशाल को लगा सैकड़ों तीर उसके शरीर को बेध गए। उसके कान में रेखा के शब्द गूंज रहे थे, हम फिर से सब ठीक कर सकते हैं। शोभना ने धड़ाम से दरवाजा बंद कर लिया था, जैसे उस दिन केबिन का दरवाजा बंद किया था। उसने कसम खाई, आगे से विफल प्रेमियों जिनका आईक्यू लेवल नहीं, ईक्यू लेवल, इंटेलिजेंस कोशेंट खराब हो, जिन्हें दूसरों के साथ शांति बनाए रखने, समय के साथ चलने, ईमानदार होने, दूसरों की सीमाओं का सम्मान करने, विनम्र, रियलिस्टिक और विचारशील होने की क्षमता न हो, उसके इलाज का तरीका बदल देगी। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें